24 घंटे जर्मनी के प्रोपेगेंडा मास्टरमाइंड जोसेफ गोएबल्स को बर्लिन के बंकर में एक खौफनाक अंत रचने में लगा समय चांसलरी गार्डन में एडोल्फ हिटलर के जले हुए अवशेषों के बावजूद गोएबल्स आत्मसमर्पण या भागने के बारे में नहीं सोच रहा था। इसके बजाय वह एक जघन्य कृत्य की तैयारी कर रहा था। 4 से 12 साल के अपने ही 6 बच्चों की हत्या। अगर आपको लगता है कि आप बुराई की गहराई को समझते हैं तो दोबारा सोचें। अनुस्वर 1 मई 1945 को हर 30 सेकंड में सोवियत गोले गिर रहे थे। जमीन से 50 फीट नीचे स्थित रीच चांसलरी एक मकबरा थी। डीजल के धुएं और मानव मल से सनी इस भूल भुलैया जैसी कंक्रीट की भूल भुलैया में वह आदमी जिसने अपने नाजी श्रेष्ठता के प्रचार से दुनिया को धोखा दिया था, अपने अंतिम अक्षम्य कृत्य की तैयारी कर रहा था। अगर आपको इस तरह के प्रलेखित इतिहास में रुचि है तो सदस्यता लेने पर विचार करें। आपके शहर से आपकी टिप्पणियों का भी स्वागत है। यह अध्ययन विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित है जो गूंथर श्वागरमैन द्वारा 1948 में हनोवर में अमेरिकी पूछताछकर्ताओं को दी गई गवाही और जोहानिस हेंशेल द्वारा 2 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद सोवियत जांचकर्ताओं को दिए गए विस्तृत विवरणों पर आधारित है। ये सामान्य स्रोत नहीं है। वे घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी, शव पाए। अब जानकारी पर वापस आते हैं। बर्लिन के नीचे एक विशाल बंकर परिसर है जो एक लगातार कंक्रीट की बीमारी के समान है। इसमें 2 मंजिलें और 18 कमरे हैं जिनका निर्माण चरणों में किया गया। पहला 1936 में, फिर 1944 में हलनतार किया गया। यह जमीन से 50 फीट नीचे जल स्तर से नीचे दफन है। भूजल को रोकने के लिए डीजल पंप 24 घंटे चलते रहते हैं। 30 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे हिटलर ने अपनी वाल्थर पीपी के पिस्तौल अपनी दाहिनी कनप टी पर तान दी। एक गोली चली। ईवा ब्राउन ने साइनाइड निगल लिया। हिटलर की मौत हो गई। हालांकि ट्रिगर दबाने से पहले हिटलर ने अपने कुत्ते ब्लोंडी पर घंटों साइनाइड का परीक्षण किया था। जर्मन शेफर द कुत्ता तुरंत मर गया, जिससे हिटलर जहर की प्रभावशीलता के बारे में अनिश्चित हो गया। उसे मुसोलिनी के मरणोपरांत दुर्व्यवहार की अफवाहें याद आईं और वह इस तरह के अपमान से बचना चाहता था। कुछ है ही क्षणों में श्वागरमैन ने बंकर के रास्तों से यह दुखद समाचार पहुंचाया। ओटो गुन्शे और हेंज लिंगे ने मृतकों को कंबलों में लपेटा और उन्हें ऊपर ले गए। चांसलरी गार्डन के भीतर 20 फुट ऊंची ता बनाने के लिए गैसोलीन के 10 डिब्बों का इस्तेमाल किया गया, जबकि पास में सोवियत तोपखाने की गोलाबारी से कंक्रीट का मलबा बिखरा हुआ था। वे तब तक आग जलाते रहे जब तक कि दोनों शव पूरी तरह से जल नहीं गए। इस बीच अन्य लोग भागने की योजनाएं बना रहे थे, लेकिन गोएबल्स अलग गणितीय विचारों में व्यस्त थे। शाम 4 बजे हंस क्रेब्स सोवियत लाइनों से होकर गुजरे, एक सफेद झंडा लहराते हुए, और हिटलर की राजनीतिक वसीयत और विवाह प्रमाण पत्र लेकर टेम्पलहोफ के एक तहखाने में उनकी मुलाकात सोवियत 8वीं गार्स आर्मी के जनरल वासिली चुइकोव से हुई। चुइकोव सिगरेट पी रहा है, जबकि क्रेब्स खुलासा कर रहे हैं कि हिटलर मर चुका है। डोनिट्स अब नेता है और शायद वे शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। स्टालिन के जनरल बीच में ही टोकते हैं और बिना शर्त आत्मसमर्पण को एकमात्र विकल्प बताते हैं, बिना किसी हौदे ढील या अस्थायी युद्धविराम के। 1 मई की सुबह 4 बजे क्रेब्स मास्को की प्रतिक्रिया लेकर बंकर के लिए रवाना होते हैं। रीच के पास कुछ ही घंटे बचे हैं, शायद उससे भी कम। इस मोड़ पर लाल सेना पोत्सरैम रप्लात्स पहुंच जाती है। बंकर से लगभग आधा मील दूर सोवियत 152वीं राइफल रेजिमेंट ने मेट्रो सुरंगों में मशीन गन तैनात कर दी है। तीसरी शॉक आर्मी के टैंक चालक दल सरकारी जिले पर आसन्न हमले के लिए
उच्च विस्फोटक गोले लोड कर रहे हैं। रेडियो प्रसारण संकेत दे रहे हैं कि पूरे शहर में जर्मन प्रतिरोध बिखर रहा है। वीरलिंग के बर्लिन रक्षा क्षेत्र में लगभग 6,000 सक्रिय सैनिक बचे हैं, जिनमें मुख्य यतः वोक्सस्तुरम के वृद्ध और किशोर हैं। इस बीच मैगडेगिरबल अपनी बेटियों को लंबे सफेद नाइट गाउन पहना रही हैं। 5 लड़कियां हैं। 12 वर्षीय हेल्गा ने अपने बालों को 100 बार ध्यान से कंघी की है, जो कुछ समय पहले श्वाननेरिटर द्वीप पर उनके द्वारा अपनाई गई दिनचर्या की याद दिलाती है। 11 वर्षीय हिल्डेगार्ड को करीने से बंधे नीले रिबन मिलते हैं। 8 वर्षीय होल्डीन अपने नाइट गाउन का ही खुरदुरी आस्तीन से परेशान है, जो घर पर उसके आरामदायक रेशमी पजामा के बिल्कुल विपरीत है। 7 वर्षीय हेडविग पूछता है कि वे इतनी जल्दी बिस्तर के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं, जबकि वयस्क अभी भी जा ग रहे हैं और गलियारे में शोर मचाते हुए बातें कर रहे हैं। 4 वर्षीय टॉन्सिलाइटिस से पीड़ित हीड ने अपने गले में एक सफेद स्कार्फ डाला है, जिसे मैग्रा ने प्यार से लपेटा है। 9 वर्षीय हेलमुट एकमात्र बोयर अपने धातु के ब्रेसेस के बारे में शिकायत करता है। हेल्गा को उनके डाक टिकट संग्रह और फ्रेंच कविता सुनाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उनके शिक्षक ने कहा था कि वह अपनी उम्र के ही हिसाब से बुद्धिमान और गंभीर थी। एक हिल्डेगार्ड घोड़ों के रेखाचित्र बनाती थी और पशुचिकित्सक बनने की ख्वाहिश रखती थी। उसने अपने पिता के विश्वकोश में पाई गई हर नस्ल के नाम याद कर लिए थे। हेल्म हुट अपने सौतेले भाई हेराल्ड, जो उस समय उत्तरी अफ्रीका में युद्धबंदी था, की तरह लहू फहलंत तवहाफ हे नुक्ता में शामिल होने का सपना देखता था। हेडविग को यकीन था कि वह गूंथर श्वागरमैन से शादी करेगी, क्योंकि उस की कृत्रिम आंख उसे आकर्षित करती थी। मॉस्को से वापसी के दौरान एक रूसी राइफल के बट से उसकी बाईं आंख टूट जाने के बाद उसे यह गोला मिला था। एल्डिन पियानो बजाता था, साधारण धुनें, लेकिन एक ऐसी बेजोड़ नुक्ता लय के साथ जिससे उसकी गवर्नेस को गर्व होता था। हेरे परियों की कहानियों में विश्वास करती रही और हर रात अपनी मां से पूछती थी कि उन्हें उनके असली घर कब वापस ले जाया जाएगा। उनके पिता ने जनता को यह समझाने में अपना करियर बनाया कि यहूदीहीन हैं, स्लाव गुलामी के लायक हैं और विकलांग बच्चे व्यापक भलाई के लिए इच्छामृत्यु के पात्र हैं। अब वह यही तर्क अपने रिश्तेदारों पर भी लागू करने पर विचार कर रहे हैं। मागदा हेलमुट कुंस को खोजने के लिए ऊपर के मेडिकल स्टेशन पर फोन करती है। कोई ऐतिहासिक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक और नाजी प्रशासनिक अधिकारी जो खुद को एक प्रतिकूल स्थिति में पा हाया। 26 सितंबर 1910 को एटलिंगन एक्स-बारेन में एक मध्यमवर्गीय परिवार के सदस्य के रूप में जन्मे। उन्होंने दंत चिकित्सा में जाने से पहले विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। उनका शैक्षणिक कार्य स्कूली बच्चों में दांतों की सड़न पर केंद्रित था, जिसमें उनके आहार और शिशु देखभाल जैसे कारकों पर विचार किया गया था। यह शोध पूरी तरह से अकादमिक था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। यह केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बारे में था। कुंस 1936 में एसएस में शामिल हुए। कट्टर विश्वास से ज्यादा करियर में उन्नति के लिए उन्होंने वेसेनफेल्स में 84वें एसएस स्टैंडर्ड टी की यूनिट स्टर्म 10 में सेवा की। 1941 में डेमियास्क में एक सोवियत छर्रे के घाव ने उनके कंधे और फेफड़े को छेद दिया, जिससे उनकी सैन्य सेवा समाप्त हो गई और उन्हें बर्लिन में वेफेनेसेस मेडिकल ऑफिस के प्रशासनिक कर्तव्यों में स्थानांतरित कर दिया गया। उल्लेखनीय रूप से ऐतिहासिक, लेकिन यह 20 मिनट बाद बदल गया जब कुंस ने वोरबंकर में प्रवेश किया, ऊपरी मंजिल जहां गोएबल्स परिवार 22 अप्रैल से रह रहा था में मोटी कंक्रीट की दीवारें और फर्श पर बोल्ट से लगी चारपाई थी। सभी 6 बच्चों के लिए जगह मात्र 12
फीट वर्ग थी, जिसमें 3 सेट चारपाई थी। वायु परिसंचरण प्रणाली कई दिनों से ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिससे कमरा बिना नहाए बच्चों और डर के पसीने में फंसे वयस्कों की बदबू से भर गया था। मागदा ने उन्हें बताया कि हिटलर की मृत्यु हो गई है, सोवियत सुबह तक आ जाएंगे। अराजकता के बीच उसके बाल बेदाग हते हैं, जो आदर्श नाजी मातृ छवि का एक अडिग चित्रण करते हैं। भले ही वह आसन्न मृत्यु से जूझ रही हो, फिर भी सिगरेट सुलगाते समय उसके हाथ कांपते हैं और अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट करते समय उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। मॉर्फिन वही है जो वह चाहती है, 6 सिरिंजों के बराबर, 6 बच्चों को गहरी बेहोशी में डालने के लिए पर्याप्त। कूंस ने बाद में गवाही दी कि उसने मना करने का प्रयास किया। हालांकि ही 1959 के मिनेस्टर मुकदमे के अदालती रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने दावा किया था कि मागदा ने उसे धमकी दी थी, यह दावा करते हुए कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह एसएस गार्डों से उसे देशद्रोही करार दिलाएगी और उसे मार डालेगी। फिर भी विरोधाभासी गवाहियां सामने आती हैं। सभी संचारों के प्रभारी बंकर टेलीफोन ऑपरेटर रोकास मिश ने वर्नर नॉमन और राज्य सचिव गोएबल्स से विपरीत विवरण सुने। नॉमान ने बताया या कि स्टम्पफेगर ने बच्चों को शुरुआत में बेहोश करने के लिए एक मीठा औसफुहर मादक मिश्रण तैयार किया था, एक चॉकलेट स्वाद वाला मॉर्फिन सिरप जो इंजेक्शन लगाने से पहले उन्हें नींद में डाल देता था। पूर्णविराम भौतिक साक्ष्यों की जांच करने पर तथ्य अस्पष्ट हो जाते हैं। सोवियत संघ की फोरेंसिक टीमों ने प्रत्येक मृत बच्चे के शरीर में मॉर्फिन और बार्बिट्यूरेट के अवशेष पाए, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें कई तरह की शामक दवाइयां दी गई थीं। वयस्कों का इरादा यह सुनिश्चित करना था कि बच्चे रात 8:20 बजे की घटना से पहले बेहोश रहे। बंकर के गलियारों में दिन भर मनोरंजन करने के बाद बच्चों को उनके कमरे में बुलाया गया, जहां उन्होंने ऊपर अस्थायी अस्पताल में घायल सैनिकों के लिए गीत गाए थे और हेल्गा ने उन्हें अपनी गवर्नेस से सीखी एक लोरी सुनाई थी। हेलमुट ने अपने पिता की दराज में मिले सिख हलंकों के करतब से दूसरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छोटी लड़कियां परिवार के बंकर में स्थानांतरण के दौरान श्वानेनवेर्डर से लाए गए अपने टूटे फूटे खिलौनों से खेल रही थीं। हालांकि हेल्गा आशंकी लग रही थी, सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमान होने के नाते वह जानती थी कि बच्चे जब पास आते हैं तो बड़े लोग चुप हो जाते हैं और बातचीत का रुख बदल देते हैं। बाद में कर्मचारियों ने खुलासा किया कि वह कैदी 9 से आंसुओं से भरी हुई थी और खाना भी नहीं खा रही थी। उसने पहचान लिया कि जो गड़गड़ाहट वे सुन रहे थे वह आंधी तूफान की नहीं, बल्कि 122 मिमी सोवियत हॉविटर तोपों की आ रही थी। जब वयस्कों ने उसे आश्वस्त किया कि युद्ध समाप्ति के करीब है और सभी जल्द ही घर लौट जाएंगे, तो हेल्गा की आंखों में संदेह साफ झलक रहा था। उस दोपहर 30 फीट दूर अपने संचार केंद्र पर तैनात रोचेस मिश याद करते हैं कि हेल्गा ना हे अपनी मां से सीधे सवाल पूछे थे, हम बंकर कब छोड़ेंगे, हम अब ऊपर क्यों नहीं जा सकते, हेरोल्ड कहाँ है। वे हेरोल्ड क्वांट की बात कर रहे थे, जो उसका सौतेला भाई था और जिसे इटली में मित्र देशों की सेना ना हे पकड़ लिया था। परिवार ने यह जानकारी बच्चों से छिपाई थी। जब मागरा ने कहा कि उन्हें दवा दी जाएगी क्योंकि वे बंकर में ज्यादा समय तक रहेंगे, तो हेल्गा की आंखों में गहरा डर साफ झलक रहा था। उसन हे कमरे के एक कोने में शरण ली, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि दरवाजा उन वयस्कों ने बंद कर रखा था जिन्होंने अपना मन बना लिया था। सबसे पहले मॉर्फिन दी गई, उसके बाद शरीर के वजन के आधार पर टी सुइयां और बाल चिकित्सा खुराक दी गई। हेलमेट पास में हो रहे गोले के विस्फोटों की आवाज पर प्रतिक्रिया करता है। अपने सम्मानित सैनिकों की तरह बहादुरी दिखाते हुए यह सीधा प्रहार है। वह चिल्लाता है,
इस बात से अनजान कि यह उसकी आखिरी सचेत अभिव्यक्ति है, होल्डन पूछता है कि क्या दवाई उसकी तकलीफ कम कर सकती है। कई दिनों से तनाव और खराब खानपान ने उसके पेट को प्रभावित किया है। पूर्णविराम हेडविग सोच रहा है कि क्या वे नींद में सपने देखते हैं। हीट बस रोती है। 4 साल की उम्र में उसे समझ नहीं आता कि विदेशी लोग उसे सुइयों से क्यों दर्द दे रहे हैं। धीरे धीरे वे सभी बेहोश हो जाते हैं। पूर्णविराम मॉर्फिन उन पर अलग अलग तरह से असर करता है। कुछ पर दूसरों की तुलना में ज्यादा समय लेता है। हेल्गा सबसे ज्यादा प्रतिरोध करती है, जागते रहने की कोशिश करती है, अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करन है की कोशिश करती है, जबकि उसकी दृष्टि कमजोर होती जा रही है और उसके अंग कमजोर होते जा रहे हैं। शव परीक्षण में संघर्ष साफ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान और बांहों पर रक्षात्मक घाव हैं और संभवतः बांधे जाने से उसका जबड़ा भी टूटा हुआ है। वह स्थिति से वाकिफ थी और उसने विरोध करने की कोशिश की। 8:40 बजे मॉर्फिन के असर के बाद जब 6 छोटे शरीर उथली सांसों के साथ अपने बिस्तरों में तिसे आराम कर रहे होते हैं, मैग्रा और स्टम्पफेगर कठोर रीपर की तरह घूमते हैं। साइनाइड कैप्सूल गोली के कंटेनर के समान छोटे कांच की शीशियां, हाइड्रोजन साइनाइड क्रिस्टली जाइक्लोन बी से भरी होती हैं। वही घातक यौगिक जिसका उपयोग ऑशविट्ज और ट्रेबलिंका में गैस कक्षों में किया जाता है। प्रत्येक शीशी में 3 से 5 मिनट के भीतर एक वयस्क के जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त जहर होता है। पूर्णविराम बच्चों के लिए मौत जल्दी आती है। स्टम्पफेगर हिटलर के निजी चिकित्सक ने पहले भी यह कृत्य किया है। वह नाजी इच्छामृत्यु कार्यक्रम एक्शन T4 का हिस्सा था, जिसने 1939 और 1941 के बीच 70,000 विकलांग रोगियों की जान ले ली। हालांकि ये किसी मनोरोग अस्पताल के गुमनाम मरीज नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिन्हें वह महीनों से जानता है। हेइरे ने उन्हें अंकल लुडविग कहकर संबोधित किया और अपने बनाए चित्र भेंट किए हैं। हेलमुट ने उनसे शरीर रचना विज्ञान के बारे में ढेरों सवाल पूछे और उनकी तरह डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जताई। फिलहाल वह उनके निष्क्रिय मूंहों के बीच से कांच की शीशियां तोड़ रहा है और घातक पदार्थ था कि उनके अंदर से गुजरते हुए छोटे शरीरों को कांपते हुए देख रहा है। माग्रा मदद करती है, उनके सिर को सही स्थिति में रखती है, उनके जबड़े खोलने पर मजबूर करती है, यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक शीशी सही ढंग से खुले और उसमें से दवा निकले। हेल्गा के शरीर में ऐंठन और उसकी आंखें क्षण भर के लिए खुलने पर माग्रा धीरे से कहती है, सो जाओ मेरी जान, और उसे तब तक रोके रखती है जब तक साइनाइड अपना काम पूरा नहीं कर लेता। सोवियत फोरेंसिक कर्मियों को 3 दिन बाद उनके शव उन्हीं जगहों पर मिले जहां वे मरी थीं, अभी भी अपने नाइटवेयर पहने हुए, जिन पर माग्रा द्वारा इस्त्री करने से बेदाग सिलवटें थी। अनुस्वर और लड़कियों के बालों में धनुष बने हुए थे। जन्मदिन की पार्टियों और क्रिसमस की सुबहों में मागदा जिस तरह की सावधानी बरतती थी, उसी तरह मृतकों के चेहरों पर साइनाइड विषाक्तता की याद दिलाने हाला चेरी जैसा लाल रंग छा गया। यह एक रासायनिक परिवर्तन था जब ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं से बंध नहीं पाती और हीमोग्लोबिन चटक लाल रंग में बदल जाता था। लेफ्टिनेंट कर्नल इवान क्लेमेको के सैनिकों अनुस्वर को जोहाना का दरवाजा तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसकी दासी उनसे उसे बंद रखने की विनती कर रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें सबसे पहले मीठे बादाम और सरडन की गंध का एहसास हुआ, जो हाइड्रो जन साइनाइड और 3 दिनों के सड़ने के मिश्रण का प्रतीक थी। बच्चे शांत दिख रहे थे, मानो सो रहे हों। बस उनके अप्राकृतिक रंग और उनके आसपास झागदार मूंछ थे, हॉलीवुड की कहानियों के बजाय प्रामाणिक ऐतिहासिक वृत्तांतों को सुनिश्चित करने के लिए हमारे सदस्य बने। हम अक्सर
अनदेखे रह जाने वाले अभिलेखों में खोजबीन करते हैं और लोकप्रिय कथाओं में छूटी हुई गवाही को उजागर करते हैं। नीचे झा करें कि आप नाजी जर्मनी के किन अंतिम घंटों के बारे में हमें और जानकारी देना चाहेंगे। 1 मई 1945 को रात 8:50 बजे बर्लिन के खंडहरों के नीचे दबे एक कंक्रीट के कमरे में धातु की खाटों पर 6 बच्चे मृत पड़े थे। हे मागरा निचले फुराबंकर में अपने पति के कमरे की ओर जा रही है। उसके हाथ अब स्थिर हैं क्योंकि यह कठिन परीक्षा समाप्त हो रही है। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसके बच्चे कभी भी उत्तराश समाजवादी दुनिया का अनुभव नहीं करेंगे। मित्र देशों के पूछताछकर्ताओं द्वारा उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी और वे अपने पिता के वास्तविक युद्धकालीन कारनामों से अनभिज्ञ रहेंगे। पूरे दी न गोएबल्स ने न तो आत्मसमर्पण पत्र लिखे और न ही भागने की योजना बनाई। इसके बजाय उसने एक अंतिम प्रचार बयान लिखा जिसमें राजधानी की रक्षा में अपने सैनिकों के साथ मरने का इरादा जताया। अंत में भी उसने झूठ बोला। उसे किसी भी बैरिकेड पर लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। हफ्तों तक वह बंकर से बाहर नहीं निकला था। रात 9 बजे जोसेफ और मागरा गोएबल्स फ्यूहरर बंकर से आखिरी बार 97 सीढ़ियां चढ़ते हैं। वेगरमैन आंशिक रूप से उनके साथ है। सफाई के बाद के लिए अतिरिक्त गोला बारूद से लदा हुआ सीढ़ियां दूर से आती गोलियों और सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ते सोवियत T-34 टैंकों की आवाज से गूंजती हैं। वे एक नकली बगीचे के शेड के पीछे छिपे आपातकालीन द्वार से बाहर निकलकर चांसलरी के बगीचे में पहुंचते हैं जो बम के गढ़ों से भरा हुआ है। यहां गोएबल्स हिटलर की राजनीतिक वसीयत में संशोधन करने का निर्देश देता है, सत्ता परिवर्तन पर एडमिरल डोनित्ज से परामर्श करता है और उन निजी दस्तावेजों को जला देता है जो नाजी पार्टी की विरासत को कलंकित कर सकते थे। पार्टी की राजनीति, व्यक्तिगत द्वेष और पारिवारिक जीवन की अंतर्दृष्टि से भरी उसकी 20 साल पुरानी डायरी भी नष्ट हो जाती है। अपने बच्चों के प्रति दया के बजाय हत्या का विकल्प चुनने के उसके कारणों का विवरण देने वाले पन्ने आग की लपटों में जल जाते हैं। नाजी शक्ति को प्रदर्शित करने वाला एक बार का राजसी भूदृश्य अब फटी हुई धरती और बिखरे कंक्रीट की बंजर चंद्र सतह जैसा दिखता है। हिटलर और एवा के जले हुए अवशेषों की बची हुई दुर्गंध उनके दाह संस्कार के 4 घंटे बाद भी हवा में बनी हुई है। मुश्किल से आधा मील दूर पोत्सडैमर प्लात्स से सोवियत गोलीबारी गूंज रही है। रुक रुक कर ट्रेसर गोलियां सिर के ऊपर से गुजरती हैं। सहस्राब्दी रीच अपने गोधूली क्षणों में कुछ इस तरह दिखाई देता है। हनोवर में अमेरिकी पूछताछकर्ताओं को श्वेगरमैन की 1948 की गवाही के अनुसार जोसेफ और मागदा उससे आगे उस स्थान की ओर बढ़े जहां पहले हिटलर के शरीर को जलाया गया था। वे बंकर के प्रवेश द्वार से लगभग 30 फीट की दूरी पर एक बम गड्ढे के पास रुके जो मलबे से कुछ आश्रय प्रदान करता था। जब श्वेगरमैन शेष सीढ़ियां चढ़कर बगीचे में देखने लगे तो दोनों मृत हो चुके थे। जोसेफ ने मागदा की दाहिनी कनपटी में गोली मारी और फिर अपनी लूगर पिस्तौल उसके सिर पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। इसके अलावा उन्होंने साइनाइड कैप्सूल निगल लिए और उन्हें एक घातक झटका लगा। उनकी मौत का विवरण इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी कौन सुना रहा है और कब सुनाई गई थी। हालांकि एक समान विवरण श्वेगरमैन की बाद की कार्रवाई है। गोएबल्स के अंतिम आदेश के बाद उसने सीढ़ियों पर इंतजार कर रहे एक ऐसे सैनिक को इशारा किया। यह सैनिक, जिसका नाम समय के साथ भुला दिया गया है, एक सबमशीन गन के साथ प्रकट हुआ और दोनों शवों में और गोलियां दाग दी। 6 गोलियां गोएबल्स के धड़ पर और 4 मागदा के सीने पर लगी। ये एहतियाती गोलियां उनकी मौत की गारंटी देने और सोवियत द्वारा
किसी भी संभावित गिरफ्तारी और पूछताछ को रोकने के लिए थी। रात 9:15 बजे उनके शवों पर गैस होलीन के 10 कनस्तर डाले गए। ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए एक अस्थायी मशाल जलाई गई, लपटें उठीं। लेकिन हिटलर के पहले के दाह संस्कार के विपरीत ये शव पूरी तरह से नहीं जले। सोवियत तोपखाने के खतर हे के कारण आग लगाने का काम पूरी तरह से पूरा होने से पहले ही पेट्रोल खत्म हो गया। आधी रात तक भागने वाले समूह बनने लगे थे। विल्हेम मूचर बचे हुए बंकर कर्मियों को 10 भागने वाले समूहों में बांटता कहता है, जिनका लक्ष्य सोवियत घेरे को तोड़कर पश्चिम में मित्र देशों की सेनाओं या उत्तर में जर्मन सैनिकों तक पहुंचना होता है। ज्यादातर लोग कुछ ही घंटों में मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं। जोहान्स हेंशेल ऊपर स्थित फील्ड अस्पताल की बिजली और पानी की आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए वहीं रुक जाता है। 2 मई की सुबह 9 बजे वह लाल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। जब वे बंकर परिसर पर आक्रमण करते हैं और उन्हें भूमिगत भूल-भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं, अंदर घुसते ही सोवियत सैनिक पहले हिटलर के कमरे की तलाशी लेते हैं, फिर महिलाओं के कमरे के बारे में पूछताछ करत है। वे ईवा ब्राउन की अलमारी ढूंढते हैं और उसके कपड़ों और जूतों की जांच करते हैं। जैसे ही वे गोएबल्स के पारिवारिक कमरे के पास पहुंचते हैं, हेंशेल आखिरी विनती करता है, उस दरवाजे को न खोल ने की। हालांकि वे उसकी विनती अनसुनी कर देते हैं। 3 मई को सोवियत जांचकर्ता अंदर की हर चीज की तस्वीरें लेते हैं। 6 छोटे शरीर अपने अपने कमरों में करीने से रखे हुए, लड़कियों के बाल अच्छी तरह से संवारे हुए और हेलमुट के मून की जांच करने पर उसके ब्रेसेस दिखाई देते हैं। शव परीक्षण के निष्कर्षों से हाइड्रोजन साइनाइड के ओवरडोज से मौत का संकेत मिलता है। फिर भी हेल्गा के मामले में मॉर्फिन के अंश और संघर्ष के निशान पाए गए। शुरुआत में बुक के एक अस्थायी मुर्दाघर में रखे गए, उनके अवशेषों को बाद में 1946 में मैग्डेबर्ग ले जाया गया, जहां स्मिर्श का सोवियत केंद्र 24 साल तक छिपा रहा। एबल्स परिवार के अवशेषों को अन्य नाजी अधिकारियों के साथ अचिन्हित कब्रों में दफनाया गया था। 1970 में केजीबी निदेशक यूरी एंड्रोपोव ने मैग्डेबर्ग स्थल पर सभी नाजी अवशेषों को नष्ट करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि यह एक नवनाजी तीर्थस्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 अप्रैल को सोवियत एजेंटों ने लकड़ी के कंटेनरों को खोद निकाला, उनकी सामग्री को जला दिया, हड्डियों को खून विकसित कर दिया और राख को एल्बे की एक सहायक नदी बेरेरित्स नदी में बहा दिया। हालांकि जो बात पिछले 24 घंटों को और भी भयावह बनाती है, वह यह है कि गोएबल्स के पास विकल्प थे। अल्बर्ट स्पीयर ने हलंतर की ओर भागते समय बच्चों को अपने साथ ले जाने की पेशकश की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। जर्मन रेड क्रॉस के नेता कार्ल गेबर्ट उन्हें बर्लिन से निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। पूर्णविराम वैकल्पिक सुझावों में उन्हें सहानुभूति रखने वाले परिवारों के पास छिपाना शामिल था, लेकिन माग्रे ने इस विचार को अव्यावहारिक बताकर अस्वीकार कर दिया। वास्तविकता और भी कड़वी और घिनौनी है। जोसेफ और माग्रे गोएबल्स को यह अकल्पनीय लगा कि उनके बच्चे एडोल्फ हिटलर से रहित दुनिया में रहें या दूसरों द्वारा पोषित हों, जो संभवतः नाजी विचारधारा के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक बन सकते हैं। साम्यवाद के अधीन जीने की अपेक्षा मृत्यु को प्राप्त करना बेहतर समझा गया। मोक्ष के बजाय हत्या ही अधिक उपयुक्त भाग्य होता। 3 हफ्ते पहले माग्रे ने अपनी पूर्व ननद से स्वीकार किया था, हमने जर्मन जनता पर राक्षसी मांगे थोपी हैं और अन्य राष्ट्रों पर निर्मम क्रूरता की है। ऐसे कार्यों के प्रतिशोध में विजेता पूरा बदला लेंगे। हमें कायर नहीं समझा जा सकता, बाकी सभी जीवन के हकदार हैं। हमारे पास यह विशेषाधिकार नहीं है।
हमने इसे खो दिया है। बच्चों ने कुछ भी नहीं खोया है। वे मासूम थे। हेल्गा को तितलियां इकट्ठा करने का शौक था और वह धाराप्रवाह फ्रेंच बोलती थी, जबकि हिल्डेगार्ड पशु चिकित्सक बनना चाहती थी। हेलमुट कविताएं रचते थे, होल्डन पियानो बजाते थे, हेडविग फरिश्तों के चित्र बनाती थी, हीड परियों की कहानियों में अपनी आस्था बनाए रखती था। हीन जोसेफ गोएबल्स ने एक दिन के लिए जर्मन चांसलर का पद संभाला, हिटलर के उत्तराधिकारी के रूप में, जैसा कि उनकी वसीयत में कहा गया था। 30 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई 1945 की रात 8 बजे तक इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ही बच्चों की हत्या का अपराध किया। अपनी मृत्यु से पहले गोएबल्स ने एक अंतिम घोषणा की, हमें या तो इतिहास के सबसे महान राजनेताओं के रूप में पहचाना जाएगा या सबसे बुरे अपराधियों के रूप में। सोवियत हिरासत में एक दशक बिताने के बाद हेलमुट कूंट्ज ने अपनी दंत चिकित्सा पद्धति फिर से शुरू की। जर्मन अदालतों ने 1959 में उन्हें दोषी ठहराने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि उन होन ने केवल मॉर्फिन का प्रबंध किया था। वह 1976 तक फ्राइडेनस्टाट में शांतिपूर्वक रहे। अपने पेशे में अत्यधिक सम्मानित गूथर श्वेगरमैन जून 1945 में अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े जाने और अप्रैल 1947 में रिहा होने से पहले म्यूनिख में छिपे रहे। अधिक जानकारी के लिए नासेन से परामर्श करें। 1949 में जोहान्स हेंशेल सोवियत जेल शिविरों से रिहा हुए। इसके बाद उन्होंने एक आयात निर्यात कंपनी स्थापित की, जो जर्मन संघीय खुफिया सेवा के अभियानों के लिए एक आवरण का काम करती थी। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष पश्चिम जर्मनी के एकर्न में बिताए और 1982 में उनका निधन हो गया। निजी चर्चाओं में उन्होंने गोएबल सके बच्चों की हत्या को युद्ध के दौरान देखी गई सबसे भयावह घटना बताया और इसके बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। 43 साल बाद बर्लिन में निर्माण कार्य के दौरान मूल बंकर परिसर के अवशेष मिले। वोरबंकर को खाली करने पर उत्खननकर्ताओं को बच्चों के कमरे से टूटे हुए बिस्तर के फ्रेम और रसोई के फर्श पर शराब की खाली बोतलें जैसे अवशेष मिले। उस जगह को तब से एक पार्क हिंग स्थल में बदल दिया गया है और उस जगह के सम्मान में कोई स्मारक नहीं है जहां 6 बच्चों ने अपने माता पिता की विचारधारा के कारण अपनी जान गंवाई थी। एल्बे नदी को पानी देने वाली बिरेरिट्स नदी में अनुस्वर कहीं उनकी राख के अवशेष समुद्र की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। नाजी जर्मनी के अंतिम हताहत सैनिक या विद्रोही नहीं थे, वे बच्चे थे जिनके नाम का पहला अक्षर एक ही था, जिन्हें एक दिवंगत शाह के प्रति वफादारी के लिए क्रूरतापूर्वक मार डाला गया था। ठंडा अंधेरा गायब